नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आंसर की हाफ ईयरली असेसमेंट की सितंबर 2023 क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री। 90 मिनट का पेपर और 40 मार्क्स का पेपर है। पेपर का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। आइए चेक करते हैं आंसर। पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी, तो इसका सही आंसर है सेलखड़ी, अधिकांश मोहरें। दूसरा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने। तीसरा है विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, तो इसका सही आंसर है सैनिक कमांडर। चौथा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, 1206 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण कब किया गया, मतलब कब पूरा हुआ। देखिए 1919 में शुरू हुआ था ये काम होना और वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में 47 साल लगे इसको कंप्लीट होने में और 1966 ईस्वी में ये बनकर पूरा हुआ। विजयनगर साम्राज्य के राजा को क्या कहा जाता था, राय। इब्न बतूता सबसे बड़ा नगर किसे बताता है, दिल्ली को, यानी कि दिल्ली। बर्नियर डैश देश का रहने वाला था, फ्रांस का। नेक्स्ट है कि आपके पास रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले सम हैं, जिसमें अगर आपका पहला पॉइंट सही है, दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या करता है तो ए ऑप्शन भरनी है, और अगर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं कर रहा आर पॉइंट ए की, तो बी आ जाएगा। अगर ए सही है बी गलत है तो सी, और अगर पहला ही गलत है कथन और फिर दूसरे वाला सही है तो डी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था और ये बात भी सही है, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी, ये बात भी सही है। परंतु अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, परंतु कुछ पर गण या राजाओं के समूह का शासन था, जिन्हें ओलिगार्की के नाम से भी जाना जाता है। ये उसकी व्याख्या हो सकती है, परंतु इन दोनों का आपस में व्याख्या का संबंध नहीं है। हम कोई एक वीडियो ऐसे जरूर बनाएंगे आपके लिए, जहां मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये रीजनिंग और लॉजिक वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, असर्शन और रीजनिंग वाले, ये कैसे काम करते हैं। हम विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बता दें कि ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, परंतु इनके बीच में कनेक्शन जो है वो नहीं है, इसीलिए आंसर आना चाहिए बी। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः पुरुष देवता के उपासक थे। दूसरा है सिंधु घाटी में शिव से मिलते जुलते एक मोहर प्राप्त हुई है। देखिए पहला मुख्य रूप से पुरुष देवता के नहीं, मातृ देवी के उपासक थे और सिंधु घाटी में शिव से मिलती जुलती एक मोहर प्राप्त हुई है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ए गलत है और आर ये सही है, इसीलिए इसका आंसर मेरे अनुसार तो डी बैठता है। उसके बाद है कुल से क्या अभिप्राय, कुल का अर्थ होता है परिवार, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो अभिलेखों से हमें किसी शासक के शासन की जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें शासक की पड़ोसी राज्यों के प्रति जो नीति है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अभिलेख से हमें उस समय की कला का ज्ञान प्राप्त होता है। शासक का प्रजा के प्रति रवैये की जानकारी मिलती है। आप यहाँ पर कई पॉइंट बना सकते हैं। फिर है हम्पी की खोज का वर्णन करें, अथवा मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मतलब उस कौन से ऐसे कारण थे जो ये बता रहे हैं कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया है। जैसे कि आप अगर मगध महाजनपद के उत्थान के कारण बताएं तो इसमें भौगोलिक अवस्था कि दो राजधानियाँ दोनों ही बिल्कुल उपयुक्त जगह पर, राजगा जो थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, पाटलिपुत्र के चारों तरफ नदियाँ थी तो सुरक्षित थे। आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी, अच्छी खेती थी। शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, आगे महापद्म नंद और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहुत महान इसको शासक मिलते चले गए। सैन्य व्यवस्था 6-6 लाख की सेना रही है, और प्राकृतिक संपदाएं जैसे कि जंगलों में हाथियों का मिलना, लोहे की खानों का पाया जाना, तो नेचुरली इन चीज़ों ने मगध महाजनपद के उत्थान में सपोर्ट किया। और अगर हम्पी की खोज की बात करें बेटा, मैं ये शुरू से ही अपने स्टूडेंट्स को ये बताती आई हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको पॉइंट्स में बना रखा है कि हम्पी की खोज में किन किन सालों और किन किन व्यक्तियों का, इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का योगदान रहा। 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने हम्पी का मानचित्र तैयार करवाया। 56 में अलेक्जेंडर ग्रीनले ने पुरातात्विक
अवशेष प्राप्त किए। 1876 में जे.एफ. फ्लीट ने मंदिरों की दीवारों से अभिलेख संकलित कर लिए। उसके बाद 1902 में जॉन मार्शल ने इस पर संरक्षण कार्य आरंभ किया। 1976 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया और 1986 में विश्व पुरास्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। उसके बाद है स्त्री धन किसे कहते हैं? कन्या को विवाह के समय मिले उपहारों को स्त्री धन कहते हैं। इसमें आप पॉइंट्स जरूर बनाएं क्योंकि 3 मार्क्स का है। माता पिता और भाई से मिले उपहार, विदाई के समय मिली भेंट, विवाह के बाद पति से मिलने वाले उपहार, इन पर पूर्ण रूप से एक स्त्री का अधिकार होता है और स्त्री के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी संतान का इस पर अधिकार होता था। उसके बाद बड़े क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स के। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं और कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है? हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे कि एक तो कब्रें देखकर कि अगर किसी की कब्र के साथ बहुत महंगी वस्तुएं दफनाई गई हैं और किसी के साथ सिर्फ हड्डी की वस्तुएं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी। भवन जो दुर्ग के ऊपर बने हुए हैं और जो निचले शहर जिसे कहा जाता था वहाँ पर बने हैं, उन भवनों को देखकर भी हम सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। आभूषणों का जब या फिर वस्त्रों का जो मतलब बहुत महंगे वस्त्र, कीमती वस्त्र जो थे या आभूषण थे, वो बहुत अमीर लोगों के द्वारा ही पहने जाते थे, उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। और अथवा में क्वेश्चन है मीराबाई का जीवन। यहाँ पर हमें सिर्फ जीवनी लिखकर नहीं इसको समाप्त करना, हमें उनकी शिक्षाएं भी लिखनी होंगी क्योंकि वो भी उनके जीवन का ही एक पार्ट हैं। देखिए महान भक्ति संत, प्रसिद्ध कवित्री और उनकी जीवनी जो है उसके लिए हमें कोई बहुत बड़े स्रोत नहीं है, सिर्फ उनके जो भजन हैं संकलित उनसे ही हम उनकी जीवनी का पता लगाते हैं। 1498 में मेड़ता जिले में कुदकी गांव है, वहाँ पर हुआ। वे उनके पिता रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। जब वो 5 वर्ष की होती हैं तो उन्हें एक विवाह देखने का अवसर मिलता है, तो अपनी माँ से इसके बारे में पूछती हैं। तो बाद में पूछती हैं कि मेरे पति कौन है, तो वो उनकी माँ उनको गिरधर गोपाल की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि यही तुम्हारे पति हैं। तो तभी से मीराबाई गिरधर गोपाल को अपना पति मानने लगती हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार वे संत रविदास की शिष्या भी थी। 1516 में उनका जब विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से होता है, परंतु वे क्योंकि वो मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की भक्ति को अपना चुकी थी, वो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पत्नी और मातृत्व के दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही मीरा के पति और पिता की मृत्यु हो जाती है। वो अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति में व्यतीत करती हैं। ससुराल वाले उन्हें विष देने का प्रयास करते हैं तो वो राजभवन त्याग देती हैं, पहले वृंदावन फिर द्वारिका चली जाती हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन राजस्थानी, गुजराती, अवधी भाषा में लिखे। शिक्षाओं की बात करें तो प्रभु भक्ति को उन्होंने सबसे ऊपर बताया है, सबसे महान बताया है। गुरु में विश्वास, क्योंकि एक व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया है। वो खुद भी संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। और आत्मसमर्पण यानी कि भक्ति पाने के लिए सब कुछ ईश्वर को सौंप देना चाहिए। पवित्र जीवन में बल, हमें हमेशा सादा, पवित्र, बिना किसी छल कपट का सत्य के साथ जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने जन सामान्य की भाषा में प्रचार किया। अवधी, राजस्थानी, ब्रज जो कि उस समय के लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। जाति प्रथा में उन्होंने अविश्वास दिखाया, क्योंकि जाति प्रथा और इसके आधार पर चलना जो है व्यक्ति को सच्चाई से कोसों दूर ले जाता है। खोखले रीति रिवाजों में भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसमें भी उनका अविश्वास था, तो उसका इन्होंने पुरजोर ढंग से खंडन किया है। उसके बाद है गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और मोहनजोदड़ो में सड़कों और गलियों के बारे में। लेकिन हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं 1469 में ननकाना साहिब में जन्म, पिता मेहता कालू, माता तृप्ता देवी। 30 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वे भाई मर्दाना और बालाजी के साथ उदासियों पर यानी कि भ्रमण पर निकल जाते हैं और वे सच्चे धर्म की लोगों को मेरे अंदर भावना जागृत करते हैं। उनकी शिक्षाएं थी कि ईश्वर का एक ही रूप है, उन्हें हम सर्वशक्तिमान हैं, असीम हैं, और
उन्हें हम किसी भी रूप में पूजें। एकता परब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, चाहे उसे राम कहें या फिर हम उन्हें रहीम बुलाएं, और उनकी ईश्वर की असीम कृपा है हमारे ऊपर, तभी हम इस अच्छे जीवन को जी रहे हैं। गुरु का महत्व एक सीढ़ी के समान है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देता है। उन्होंने आडंबरों का, यज्ञ बलियों का, वेदों का खंडन किया। विश्व बंधु तक पूरा विश्व आपस में जो है एक समाज के रूप में है और सभी आपस में भाई बहन की तरह हैं। और उन्होंने स्त्रियों का सम्मान पुरजोर शब्दों में किया। उन्होंने खुद कहा कि हम एक स्त्री को बुरा भला कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो राजाओं को, संतों को जन्म दिया है। सो क्यों मंदा आके जित जम्मन राजन। उसके बाद है मैप, जो हमने पीछे आपको सिलेबस में भी बताया था कि आपको मैप आएंगे। तो यहाँ पर है अशोक के अभिलेख, कोई 5 स्थान आप दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे आसान है, क्योंकि आगे भी देखिए आपको आएंगे मैप, तो यहाँ पर एक तो आप गिरनार, ये जरूर टिक कर लीजिए, सबसे आसान, ढूंढना बिल्कुल आसान। फिर है गुजरात में, उसमें उड़ीसा में जोगड़, यहाँ पर सोपारा, 3 आसान। दिल्ली में टोपरा, थोड़ा सा ऊपर कलसी, और ऊपर बिल्कुल ऊपर आ जाएगा मानसेरा और शहबाजगढ़ी, और बाहर निकल कर आप लगाइए कंधार। अगर आपने ये पॉइंट और यहीं पर टिक किए हैं तो नेचुरली आपको, ऑब्वियसली आपको 5 अंक मिलेंगे। इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं। एक तो आप अपने मार्क्स चेक कर पाएँ, जान पाएँ कहाँ सही कहाँ गलत, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे। दूसरा, आप इसे सोल्व कीजिए आपकी फेयर नोटबुक में, और अपने टीचर से इसे चेक अवश्य करवाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और हिस्ट्री में नए आयाम स्थापित करेंगे, एक अच्छे शिष्य बनेंगे, और आगे चलकर अपने आप को एक नेक, एक सच्चे और एक सफल इंसान के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।